हेलो दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर अर्जिता सिंह। आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मेडिकल क्लासेस पे। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे एनाटॉमी ऑफ फीमेल पेल्विक ऑर्गन में इंटरनल जेनिटल ऑर्गन्स के बारे में। एक्सटर्नल जेनिटल ऑर्गन्स के बारे में हमने इससे पहले वीडियो बना रखा है, जो कि मेरे चैनल पे अवेलेबल है। आप चाहें तो उसको पढ़ सकते हैं। इंटरनल जेनिटल ऑर्गन्स में हमने पार्ट डिवाइड किए थे, जिसमें कि हम विजाइना के बारे में पहले ही बात कर चुके हैं, जिसका भी वीडियो मैंने डाला हुआ है। तो आज हम जो बेसिकली बात करेंगे वो हम करेंगे यूट्रस के बारे में। ये क्या होता है? इंटरनल जेनिटल ऑर्गन्स का एक पार्ट होता है। इससे पहले हमने वेजाइना के बारे में डिस्कस किया था, आज हम यूट्रस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो यूट्रस क्या होता है? यूट्रस एक हॉलो मस्कुलर ऑर्गन है, एक मस्कुलर ऑर्गन है, हॉलो मस्कुलर ऑर्गन, जो कि लोकेटेड होता है फीमेल पेल्विस में, फीमेल के लोअर एब्डोमेन में, यानी कि फीमेल पेल्विस में ये लोकेटेड होता है। लोअर एब्डोमेन में ये लोकेटेड होता है, एक हॉलो मस्कुलर ऑर्गन है और ये प्रेजेंट होता है इन बिटवीन ब्लैडर एंड रेक्टम। ब्लैडर और रेक्टम के बीच में प्रेजेंट होता है हमारा यूट्रस। hollow muscular organ located in female pelvis and present in between bladder and rectum। तो अब हम बात करेंगे, ये हो गया एक ब्लैडर यूट्रस का डेफिनेशन। अब हम बात करेंगे पार्ट्स ऑफ यूट्रस। तो बेसिकली इसमें 3 मेन पार्ट्स होते हैं यूट्रस के। फर्स्ट बॉडी, सेकंड इस्थमस एंड थर्ड सर्विक्स। तो अब हम बात करेंगे ये क्या होती है हमारा बॉडी ऑफ यूट्रस। ये हम इतना पार्ट ले लेते हैं यहाँ से यहाँ तक का, ये होता है हमारा बॉडी ऑफ यूट्रस, जो कि मैंने यहाँ पे शो किया हुआ है। सेकंड हमारा आता है इस्थमस। ये इतना पार्ट हमारा इस्थमस होता है, इस्थमस ऑफ यूट्रस। एंड थर्ड आता है हमारा ये सर्विक्स। ये हमारी यहाँ से यहाँ तक जाती है ये सर्विक्स। ठीक है, तो 3 मेन पार्ट्स ऑफ यूट्रस, बॉडी, इस्थमस एंड सर्विक्स। अब हम बात करेंगे बॉडी ऑफ यूट्रस के बारे में। तो बॉडी ऑफ यूट्रस में हमारे क्या होता है? बॉडी ऑफ यूट्रस में हमारे 3 मेन लेयर होती हैं। 3 मेन लेयर में जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है वो होती है हमारी पेरीमेट्रियम, आउटर मोस्ट लेयर है, मायोमेट्रियम मिडल लेयर है, एंड एंडोमेट्रियम जो होती है हमारी इनर मोस्ट लेयर होती है। पेरीमेट्रियम ये है हमारी आउटर मोस्ट लेयर है ये, ठीक है। ये होती है हमारी जो ग्रीन कलर की बनी हुई है, ये होती है हमारी मायोमेट्रियम जो कि मिडिल लेयर है। एंड एंडोमेट्रियम जो होती है हमारी, ये होती है इनर मोस्ट लेयर। तो ये होती है हमारी बॉडी ऑफ यूट्रस में 3 लेयर्स होती हैं, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे लाइनिंग ऑफ एपिथेलियम। तो हमारे इन यूट्रस में किस तरीके की एपिथेलियम की लाइनिंग प्रेजेंट होती है? ये हमारी कॉलमनर एपिथेलियम। लाइनिंग ऑफ एपिथेलियम में कॉलमनर एपिथेलियम टाइप की लेयर्स मौजूद होती हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे लिविंग लाइगेचर के बारे में। हमने पार्ट्स ऑफ यूट्रस देखे, ठीक है, बॉडी ऑफ यूट्रस देखा, हमने किस तरीके की लेयर होती है उसमें, लाइनिंग एपिथेलियम देखा। अब हम बात करेंगे एक लिविंग लाइगेचर। लिविंग लाइगेचर क्या होता है? क्रिस क्रॉसिंग मसल्स लेयर आर नोन एज लिविंग लाइगेचर। एक क्रिस क्रॉसिंग लेयर्स प्रेजेंट होती है हमारे यूट्रस में। क्रिस क्रॉसिंग लेयर्स मतलब होती है एक दूसरे में जो कि क्रॉस कर रही होती हैं, तो वो क्या होती है हमारी क्रिस क्रॉसिंग मसल्स लेयर प्रेजेंट होती हैं, आर नोन एज लिविंग लाइगेचर। ठीक है, तो मायोमेट्रियम लेयर हैव मसल्स फाइबर आर अरेंज्ड इन 3 ग्रुप्स। जो हमारी मिडिल लेयर होती है मायोमेट्रियम, ठीक है, इसमें कुछ मसल्स फाइबर प्रेजेंट होते हैं जो कि 3 ग्रुप्स में अरेंज होते हैं। मिडिल लेयर ऑफ यूट्रस आर कॉल्ड मायोमेट्रियम। इसमें हमारे कुछ मसल्स फाइबर प्रेजेंट होते हैं जो कि ग्रीन कलर से बनी हुई है। ये क्या होते हैं? 3 ग्रुप में अरेंज होते हैं। तो ये आउटर लॉन्गिट्यूडनल लेयर होती है, मिडिल में क्रिस क्रॉस लेयर होती है, इनर में हमारे सर्कुलर लेयर होती है। मायोमेट्रियम लेयर ऑफ यूट्रस जो कि मिडिल लेयर होती है, इसमें कुछ मसल्स फाइबर प्रेजेंट होते हैं जिसमें कि 3 ग्रुप्स अरेंज होते हैं। आउटर लॉन्गिट्यूडनल लेयर प्रेजेंट होती है, मिडिल में क्रिस क्रॉस लेयर होती है, इनर में सर्कुलर लेयर होती है। तो ये हमारी क्या होती है? एक
बनाया हुआ है क्रिस क्रॉस मसल्स फाइबर, ठीक है। इसके अंदर हमारे क्या प्रेजेंट होती है, ये ब्लड वेसल्स, ये होती है हमारी ब्लड वेसल्स, ठीक है। तो ये कहाँ प्रेजेंट है, मायोमेट्रियम में, वो भी मिडिल लेयर। मायोमेट्रियम के अंदर भी हमारे 3 टाइप के मसल्स फाइबर अरेंज होते हैं। इसमें आउटर लेयर होती है लॉन्गिट्यूडिनल लेयर, मिडिल लेयर होती है क्रिस क्रॉस लेयर प्रेजेंट होती है, इनर में हमारे सर्कुलर लेयर्स प्रेजेंट होती है, ठीक है। तो ये क्रिस क्रॉस मसल्स फाइबर का क्या काम होता है, इन मिडिल लेयर ऑफ यूट्रस मायोमेट्रियम जिसको बोलते हैं, ठीक है, इसमें क्रिस क्रॉस मसल्स फाइबर जो होते हैं हमारे प्रेजेंट होते हैं। तो इन बिटवीन मसल्स फाइबर, ये हमारे मसल्स फाइबर्स हैं, ठीक है। मसल्स फाइबर ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं। whenever these muscles fiber contract they will be close blood vessels। तो क्या होता है, ये हमारी क्रिस क्रॉस में मसल्स फाइबर प्रेजेंट है, ठीक है। जब कभी भी ये मसल्स फाइबर कॉन्ट्रैक्ट होती है तब ये क्या करती हैं, दे विल बी क्लोज ब्लड वेसल्स। जब ये मसल्स फाइबर क्लोज्ड होती है तब ये ब्लड वेसल्स को क्या कर देती हैं, बंद कर देती है, क्लोज कर देती हैं, ठीक है। तो जब कभी भी प्लेसेंटा की डिलीवरी होती है आफ्टर बर्थ बेबी, जब प्लेसेंटा डिलीवर होता है तो वहाँ पे लॉट ऑफ हेमरेज होती है, बहुत ज़्यादा ब्लड वेसल्स रप्चर होती है, बहुत ज़्यादा वहाँ पे ब्लीडिंग होती है, ठीक है। तो यूट्रस को जरूरत होती है कॉन्ट्रैक्टेड की, सो दैट द ब्लड वेसल विच आर लीकिंग दे विल बी क्लैम्प्ड डाउन। तो जो ब्लड वेसल्स जो लीक कर रही हैं वो एकदम से क्लैम्प डाउन हो जाए, ताकि वो ब्लीडिंग जो है हमारी वो शटिंग डाउन हो जाए। तभी जो क्रिस क्रॉस मसल्स फाइबर होती हैं आर रिस्पॉन्सिबल होती हैं शटिंग डाउन ऑफ लीकिंग, ठीक है। तो जो लीकिंग हो रही है ब्लड वेसल्स से, उनको शटिंग डाउन करने के लिए हमारी जो क्रिस क्रॉस मसल्स होती हैं ये रिस्पॉन्सिबल होती हैं, जो कि हमारी मायोमेट्रियम के मिडिल लेयर में प्रेजेंट होती है, ठीक है, आफ्टर डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा। अब इसमें क्या होता है, इन बिटवीन मसल्स फाइबर, ये जो मसल्स फाइबर हमारी प्रेजेंट होती है इनके बीच में ये ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होती हैं। जब कभी भी ये मसल्स हमारी कॉन्ट्रैक्ट करती हैं तो ये जो ब्लड वेसल्स होती हैं वो स्टॉप हो जाती हैं, ठीक है। तब जब कभी भी प्लेसेंटा की डिलीवरी होती है, आफ्टर बेबी बर्थ प्लेसेंटा डिलीवर होता है, तब वहाँ पे चांसेस होते हैं लॉट ऑफ हेमरेज होने के। तब यूट्रस को ज़रूरत होती है कि कॉन्ट्रैक्ट करे और जो ब्लड वेसल्स रप्चर हुई है वो एकदम से क्लैम्प डाउन हो जाए और ब्लीडिंग जो हो रही है वो शटिंग डाउन हो जाए। तभी ये हमारी क्रिस क्रॉस मसल्स क्या काम करती है, रिस्पॉन्सिबल होती है इस ब्लीडिंग को शटिंग डाउन करने के लिए, जो ये लीकिंग हो रही है उसको शटिंग डाउन करने के लिए आफ्टर डिलीवरी ऑफ प्लेसेंटा। तो ये होता है हमारा क्रिस क्रॉस लेयर। तो ये होता है लिविंग लाइगेचर। लिविंग लाइगेचर किसका होता है, क्रिस क्रॉसिंग मसल्स लेयर का, जो कि प्रेजेंट होती हैं मायोमेट्रियम के अंदर, जो कि मिडिल लेयर ऑफ यूट्रस होती है। तो उसके अंदर हमारा ये क्रिस क्रॉस मसल प्रेजेंट होती है। तो इसको आप लोग चाहे तो नोट कर सकते हैं। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे, एक वर्ड आता है कॉर्नुआ। तो कॉर्नुआ क्या चीज़ होती है, जो कि हमारे यूट्रस में ही प्रेजेंट होती है, ये एक पोजीशन होती है। कॉर्नुआ, द फैलोपियन ट्यूब आर अटैच्ड टू यूट्राइन बॉडी आर नोन एज कॉर्नुआ। तो कॉर्नुआ हमारा कौन सा पार्ट है, कॉर्नुआ हमारा ये रहा और हमारा ये पार्ट है कॉर्नुआ, जहाँ से ये हमारी क्या है, फैलोपियन ट्यूब्स हैं, ठीक है। ये फैलोपियन ट्यूब्स हैं, ठीक है, जो कि 2 इन पेयर्स होती हैं फैलोपियन ट्यूब, जहाँ पे जिस एंड पे हमारी फैलोपियन ट्यूब ये यूट्रस है, यूट्राइन बॉडी पे मीट करती है, ठीक है, जहाँ पे अटैच होती है फैलोपियन ट्यूब टू यूट्राइन बॉडी, इसको क्या बोलते हैं हम, कॉर्नुआ, ठीक है। फैलोपियन ट्यूब जो होती है हमारी अटैच्ड होती है यूट्राइन बॉडी से, उस पॉइंट को बोलते हैं हम कॉर्नुआ। यहाँ पे हमारे सिर्फ फैलोपियन ट्यूब ही नहीं, कुछ और भी चीज़ें होती हैं, स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि इस एंड पे हमारे अटैच होते हैं। तो वो क्या होते हैं, फर्स्ट हमारी फैलोपियन ट्यूब स्ट्रक्चर अटैच्ड एट कॉर्नुआ, जो हमारा कॉर्नुआ एंड है, यहाँ पे कौन कौन से स्ट्रक्चर्स जो होते हैं अरेंज होते हैं, अटैच्ड होते हैं, वो होते हैं हमारी सबसे पहली फैलोपियन ट्यूब, सेकेंड हमारा राउंड लिगामेंट, थर्ड हमारा ओवेरियन लिगामेंट।
ये हमारा होता है यहाँ पे जहाँ पे ओवरी अटैच होती है, ठीक है, यहाँ पे ये हमारा आते हैं कुछ लिगामेंट्स जिनसे, जो कि कॉर्नुआ ऑफ यूट्राइन बॉडी एक स्ट्रक्चर बनता है जहाँ पे हमारे कुछ लिगामेंट्स भी अटैच होते हैं, जहाँ पे हमारी ओवरी भी जुड़ी रहती है, उस एंड को हम कॉर्नुआ बोलते हैं, जहाँ पे हमारी फैलोपियन ट्यूब, राउंड लिगामेंट एंड ओवेरियन लिगामेंट, ये तीन चीज़ें हमारी जो कि यूट्राइन बॉडी से कनेक्ट करती हैं, अटैच होती हैं, इस पॉइंट को बोलते हैं हम कॉर्नुआ। अब हम इनका एक वो अरेंजमेंट देखते हैं, फैलोपियन ट्यूब, राउंड लिगामेंट एंड ओवेरियन लिगामेंट का। अब हम देखते हैं एंटीरियर टू पोस्टीरियर, ठीक है, अरेंजमेंट ऑफ दीज थिंग्स, फैलोपियन ट्यूब, राउंड लिगामेंट एंड ओवेरियन लिगामेंट्स का। आगे से पीछे की तरफ अगर हम देखते हैं इनका अरेंजमेंट, तो सबसे पहले हमें क्या मिलता है, राउंड लिगामेंट, ठीक है, राउंड लिगामेंट जो कि मैंने शॉर्ट फॉर्म में आरएल लिखा हुआ है। सेकेंड हमें मिलता है फैलोपियन ट्यूब एंड थर्ड लास्ट में जाकर के हमें सबसे पोस्टीरियर पे मिलता है ओवेरियन लिगामेंट, ठीक है, ओवेरियन लिगामेंट। जब हम एंटीरियर टू पोस्टीरियर इनका अरेंजमेंट देखते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले हमें राउंड लिगामेंट मिलता है, फैलोपियन ट्यूब मिलती है, फिर हमें मिलता है ओवेरियन लिगामेंट। ये एमसीक्यूज से भी इम्पॉर्टेंट है, आपके पीजी या फिर यूजी में कोई भी एग्जाम्स के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। फिर हम देखते हैं इसका दूसरी तरीके से अरेंजमेंट, ये हो गया हमारा एंटीरियर टू पोस्टीरियर, ठीक है, जिसमें कि सबसे पहले राउंड लिगामेंट, फिर फैलोपियन ट्यूब एंड देन पोस्टीरियर देखेंगे जा करके, तब हमारा मिलता है ओवेरियन लिगामेंट, ठीक है। सेकेंड हम देखते हैं सुपीरियर टू इंफीरियर। सुपीरियर टू इंफीरियर में जब हम ऊपर से नीचे की तरफ देखते हैं, तो सबसे पहले हमें मिलती है फैलोपियन ट्यूब, ओवेरियन लिगामेंट एंड राउंड लिगामेंट। जब हम सुपीरियर टू इंफीरियर अरेंजमेंट देखते हैं, जो कि कॉर्नुआ पे अटैच रहते हैं कुछ स्ट्रक्चर, ठीक है, तो उसमें जब हम सुपीरियर टू इंफीरियर अरेंजमेंट देखते हैं, तब वो मिलता है हमें फैलोपियन ट्यूब, फिर ओवेरियन लिगामेंट एंड राउंड लिगामेंट, ठीक है। अब हम आते हैं पोजीशन ऑफ यूट्रस। तो पोजीशन ऑफ यूट्रस एक एंटीवर्टेड एंड एंटीफ्लेक्स्ड, एंटीवर्टेड और एंटीफ्लेक्स्ड के बारे में मैंने इससे पहले वाले वीडियो में डिस्कस किया हुआ है कि ये किस तरीके के एंगल्स जो होते हैं बनते हैं यूट्रस में। तो आप इससे पहले वाले वीडियो में देख सकते हैं, जहाँ पे मैंने इंटरनल जेनिटल ऑर्गन्स के बारे में डिस्कस किया हुआ है फर्स्ट वीडियो में, जिसमें मैंने वेजाइना के बारे में डिस्कस किया था। वहाँ पे मैंने एंटीवर्टेड और एंटीफ्लेक्स जो एंगल बनते हैं उनके बारे में डिटेल में डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, तो आप वहाँ जाकर के पढ़ सकते हैं। अब देखते हैं हम शेप ऑफ यूट्रस। शेप ऑफ यूट्रस किस तरीके की यूट्रस की शेप होती है, तो शेप ऑफ यूट्रस जो होती है वो पियर शेप होती है, ठीक है। अब हम देखते हैं वेट ऑफ यूट्रस। तो वेट ऑफ यूट्रस जो होता है, हम दो तरीके से देखते हैं। एक देखते हैं हम जब नॉन प्रेग्नेंट वुमेन होती है, एक देखते हैं हम जब प्रेग्नेंट वुमेन्स होती हैं। तो जो भी नॉन प्रेग्नेंट्स होती हैं उनमें यूट्रस का जो वेट होता है वो होता है 50 to 70 ग्राम्स, ठीक है। प्रेग्नेंट में 1000 ग्राम। वेट ऑफ यूट्रस नॉन प्रेग्नेंट्स में 50 से 70 ग्राम्स एंड वेट ऑफ यूट्रस प्रेग्नेंट वुमेन में 1000 ग्राम हो जाता है, ठीक है। एक क्वेश्चन आता है, वेट ऑफ यूट्रस इमीडिएटली आफ्टर डिलीवरी, जैसे ही डिलीवरी होती है बेबी की, उसके बाद तुरंत ही वेट ऑफ यूट्रस कितना होता है, तो वो हमारे कोई चेंज नहीं होता है, वो 1000 ग्राम ही रहता है। इमीडिएट आफ्टर डिलीवरी यूट्रस में हमारे उसके वेट में कोई भी चेंज नहीं आता है, वो 1000 ग्राम्स ही रहता है। लेंथ ऑफ यूट्रस देखेंगे, लेंथ ऑफ यूट्रस नॉन प्रेग्नेंट्स में 6 से 7 सेंटीमीटर एंड प्रेग्नेंट वुमेन में लेंथ ऑफ यूट्रस जो होती है वो 35 सेंटीमीटर होती है, ठीक है। वॉल्यूम ऑफ यूट्रस देखेंगे हम, नॉन प्रेग्नेंट वुमेन का वॉल्यूम ऑफ यूट्रस जो होता है वो 10 ml होता है एंड प्रेग्नेंट वुमेन का वॉल्यूम ऑफ यूट्रस जो होता है वो 5000 ml होता है। तो ये कुछ चीज़ें थी हमारे यूट्रस के बारे में, तो इसको आप लोग चाहे तो नोट कर सकते हैं, जो कि आपको यूजी पीजी या कोई भी एमसीक्यूज निकालने में काफ़ी हेल्प मिल सकती है, और बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में इसको डिस्क्राइब किया हुआ है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। तो दोस्तों अब हम बात करेंगे, इससे पहले हमने बात करी थी बॉडी ऑफ यूट्रस के बारे में, अब हम बात करेंगे यूट्राइन इस्थमस के बारे में। हमने यूट्रस को 3 पार्ट में डिवाइड किया था, बॉडी ऑफ यूट्रस, इस्थमस एंड सर्विक्स के, ठीक है। तो अभी हम बात करेंगे यूट्राइन इस्थमस के बारे में। इस्थमस ऑफ यूट्रस, जो कि ये पार्ट इतना छोटा
पे होती है, जो साइट होती है वो कहाँ पे होती है। द एरिया प्रेजेंट इन बिटवीन एनाटॉमिकल इंटरनल ऑस एंड हिस्टोलॉजिकल इंटरनल ऑस। ठीक है, इसमें हमारी ये क्या होती है, सर्विक्स होती है। ठीक है, ये होता है हमारा सर्विक्स। यहीं पे ऊपर की तरफ ये जो होता है हमारा एक सर्विक्स का एनाटॉमिकल इंटरनल ऑस। ठीक है, एनाटॉमिकल इंटरनल ऑस एंड उससे थोड़ा सा नीचे जा करके यहाँ पे हमारा होता है हिस्टोलॉजिकल इंटरनल ऑस, हिस्टोलॉजिकल इंटरनल ऑस। ठीक है, इसके बाद हमारी सबसे नीचे की तरफ होता है एक्सटर्नल ऑस, एक्सटर्नल ऑस। ठीक है, इसके बाद स्टार्ट हो जाती है हमारी वेजाइना। ठीक है, नीचे की तरफ जाती है हमारी ओपनिंग ऑफ वेजाइना। तो जो स्टमस ऑफ यूट्रस की जो एग्जैक्ट लोकेशन होती है वो यूट्रस के अंदर कहाँ पे होती है, ये हमारी प्रेजेंट होती है इन बिटवीन एनाटॉमिकल इंटरनल ऑस एंड हिस्टोलॉजिकल इंटरनल ऑस। एनाटॉमिकल इंटरनल ऑस एंड हिस्टोलॉजिकल इंटरनल ऑस के बीच में जो जगह होती है उस जगह को हम बोलते हैं स्टमस ऑफ यूट्रस। वो साइट जो होती है वो होता है हमारा स्टमस। ठीक है, इसकी साइड देखेंगे, जो स्टमस ऑफ यूट्रस है इसके जस्ट ऊपर क्या होता है, मतलब एबव क्या होता है एनाटॉमिकल इंटरनल ऑस एंड बिलो जो होती है वो होती है हमारी हिस्टोलॉजिकल इंटरनल ऑस। एबव एनाटॉमिकल इंटरनल ऑस एंड बिलो हिस्टोलॉजिकल इंटरनल ऑस। तो ये होती है हमारी साइट ऑफ स्टमस इन यूट्रस। ठीक है, इसकी इंपॉर्टेंस क्या होती है, इंपॉर्टेंस इसकी क्या होती है, जो हमारा लोअर यूट्राइन सेगमेंट होता है उसका 70% पार्ट जो होता है वो फॉर्मेशन करता है बाय स्टमस। 70% फॉर्मेशन ऑफ लोअर यूट्राइन सेगमेंट बाय स्टमस। जब कभी भी फीमेल को प्रेगनेंसी आती है तो लोअर यूट्राइन सेगमेंट जो होता है 70% साइज बढ़ा देता है, वो हमारा कौन सा पार्ट बढ़ाता है, हमारा स्टमस। ठीक है, यूट्राइन स्टमस। तो 70% फॉर्मेशन ऑफ लोअर यूट्राइन सेगमेंट बाय स्टमस। तो ये होती है इसकी इंपॉर्टेंस एंड ये होती है इसकी साइड। अब हम बात करेंगे थर्ड हमारा यूट्राइन सर्विक्स। ठीक है, तो सर्विक्स हमने बता ही दिया है, ये होती है हमारी सर्विक्स। ठीक है, सर्विक्स क्या होती है, इसकी शेप क्या होती है, सिलेंड्रिकल इन शेप होता है, जो कि मैंने जब एक्सटर्नल जेनाइटल ऑर्गन्स के बारे में पढ़ाया था, जब पहला वीडियो बनाया था तो वहाँ पे भी हमने सर्विक्स के बारे में डिस्क्राइब किया था। तो आप लोग वहाँ पे भी जा करके देख सकते हैं, उस वीडियो में भी पढ़ सकते हैं। तो शेप क्या होती है, सिलेंड्रिकल। एंड सर्विक्स जो होती है हमारी एक एक्टोसर्विक्स एंड एंडोसर्विक्स। ठीक है, तो हमारी जो ये सर्विक्स के, ये हमारी सर्विक्स है। ठीक है, ये हमने बना रखी है, ये इसकी इंटरनल ऑस है एनाटॉमिकल एंड हिस्टोलॉजिकल, ये होती है इसकी एक्सटर्नल ऑस। ठीक है, बाहर की ऑस जो होती है, इसके जस्ट ऊपर जो एक्सटर्नल ऑस है इसके जस्ट ऊपर जाएंगे तो वो मिलता है हमें एंडोसर्विक्स। ठीक है, और इसके जस्ट नीचे जाएंगे जो कि ये पार्ट हमारा बना हुआ है, ये होती है हमारी सर्विक्स। तो ये क्या होती है हमारी एक्सटर्नल वो एक्टोसर्विक्स। ठीक है, एंडोसर्विक्स एंड एक्टोसर्विक्स। एक्सटर्नल ऑस के जस्ट ऊपर एंडोसर्विक्स एंड एक्सटर्नल जस्ट ऑस जो होती है उसके जस्ट नीचे होती है हमारी एक्टोसर्विक्स, एंडोसर्विक्स एंड एक्टोसर्विक्स। ठीक है, द पार्ट ऑफ सर्विक्स कमिंग इनटू द वेजाइना लाइंड बाय स्क्वैमस एपिथेलियम। एक्टोसर्विक्स क्या होती है, वो पार्ट जो कि वेजाइना के जस्ट नीचे की तरफ आ रहा होता है तो उसको बोलते हैं हम एक्टोसर्विक्स। ठीक है, द पार्ट ऑफ सर्विक्स कमिंग इनटू द वेजाइना। ठीक है, इसको बोलते हैं हम एक्टोसर्विक्स। और ये लाइंड बाय, इस पे किस तरीके की सेल्स प्रेजेंट होती हैं, स्क्वैमस एपिथेलियम। इस पे जो लेयर प्रेजेंट होती है वो होती है हमारी स्क्वैमस एपिथेलियम। अब एंडोसर्विक्स, द पार्ट ऑफ सर्विक्स विच इज प्रेजेंट मोर इंटरनली टूवर्ड्स यूट्रस। वो पार्ट जो यूट्रस की तरफ ज़्यादा प्रेजेंट होता है उसको बोलते हैं हम एंडोसर्विक्स। द पार्ट ऑफ सर्विक्स विच इज प्रेजेंट मोर इंटरनली टूवर्ड्स यूट्रस, यूट्रस की तरफ ज़्यादा प्रेजेंट जो होता है उसको बोलते हैं हम एंडोसर्विक्स। और ये किस तरीके से लाइंड बाय कॉलमनर एपिथेलियम। एक्टोसर्विक्स जो होता है वो स्क्वैमस एपिथेलियम प्रेजेंट होती हैं,
ये हमारा जो एंडोसर्विक्स होता है उस पे हमारी कॉलमनर एपिथेलियम प्रेजेंट होती है। अब हम बात करेंगे शेप ऑफ एक्सटर्नल ऑस। जो हमारी एक्सटर्नल ऑस है इसकी शेप के बारे में, ठीक है। शेप ऑफ एक्सटर्नल ऑस नॉन प्रेग्नेंट में सर्कुलर टाइप की होती है। ये जो नॉन प्रेग्नेंट में जो शेप ऑफ एक्सटर्नल ऑस होती है वो सर्कुलर टाइप होती है, लेकिन जब प्रेग्नेंट फीमेल्स होती हैं या जब वजाइना के थ्रू कोई भी बेबी अगर डिलीवर हो चुका होता है तो उनकी जो एक्सटर्नल ऑस होती है वो हमारी ये स्लिप टाइप हो जाती है, ठीक है। ये जो एक्सटर्नल ऑस होती है वो स्लिट टाइप हो जाती है, मतलब ये हमारी एक्सटर्नल ऑस है और ये इस तरीके की हो जाती है, स्लिप टाइप। जब कभी भी फीमेल प्रेग्नेंट हुई हो, उसके वजाइना के थ्रू कोई भी बेबी डिलीवर हुआ हो, उसके बाद जो होता है हमारा एक्सटर्नल ऑस का जो शेप होता है वो सर्कुलर से स्लिट लाइक हो जाता है। ट्रांजिशनल जोन, एक वर्ड आता है ट्रांजिशनल जोन, द पॉइंट वेयर जहाँ पे कॉलमनर एपिथेलियम जो होती है कन्वर्टेड हो जाती है स्क्वेमस एपिथेलियम में, नोन एज स्क्वेमो कॉलमनर जंक्शन। जब कभी भी कॉलमनर एपिथेलियम जो होती है वो कन्वर्टेड हो जाती है हमारी स्क्वेमस एपिथेलियम में, तो उस जगह उसको बोलते हैं हम स्क्वेमो कॉलमनर जंक्शन। तो यही जो ट्रांजिशनल, इसको बोलते हैं हम ट्रांजिशनल जोन। ये मोस्ट कॉमन साइट होती है सर्वाइकल कैंसर की। ये एमसीक्यूज में भी ये क्वेश्चन आता है, यूजी पीजी के एग्जाम में आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा और ये वैसे भी नॉलेज के लिए ज़रूरी होता है, क्योंकि अक्सर पूछा जाता है कि कौन सी साइट होती है जहाँ पे सर्वाइकल कैंसर बहुत ज़्यादा मोस्ट कॉमन पाया जाता है। तो वो हमारा जो होता है ट्रांजिशनल जोन, जहाँ पे कॉलमनर एपिथेलियम जो लेयर होती है वो चेंज हो जाती है स्क्वेमस एपिथेलियम में, तो उसको बोलते हैं स्क्वेमो कॉलमनर जंक्शन। तो ये मोस्ट कॉमन साइट होती है सर्वाइकल कैंसर की, तो इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। दोस्तों अब हम बात करेंगे रेशियो ऑफ कॉर्पस, मतलब बॉडी ऑफ यूट्रस टू सर्विक्स। तो ये हम निकालते हैं रेशियो बॉडी ऑफ यूट्रस एंड सर्विक्स का डिफरेंट डिफरेंट एजेस पे। तो अब हम बात करेंगे बिफोर प्यूबर्टी, मतलब ये हमने एज यहाँ पे बताई है, ठीक है। इसके बाद बॉडी ऑफ यूट्रस मतलब यूट्रस एंड इसके बाद सर्विक्स, इनका हम रेशियो बताएंगे। ये हम बताते हैं एज के बेसिस पे, ठीक है। तो बिफोर प्यूबर्टी बॉडी ऑफ यूट्रस इसका रेशियो जो होता है वो 1 होता है एंड सर्विक्स का जो रेशियो होता है वो 2 होता है। ये कब होता है हमारा बिफोर प्यूबर्टी, जब फीमेल्स में प्यूबर्टी नहीं आई हुई होती है, तब जो बॉडी ऑफ यूट्रस का जो रेशियो होता है वो 1 होता है और सर्विक्स का जो होता है वो 2 होता है। अब ड्यूरिंग प्यूबर्टी, जब प्यूबर्टी आ रही होती है, तब जो बॉडी ऑफ यूट्रस का रेशियो जो होता है वो 2 होता है और सर्विक्स का होता है 1। एडल्ट एंड रिप्रोडक्टिव एज में जो रेशियो होता है, ठीक है, बॉडी ऑफ यूट्रस का, मतलब ये रेशियो हम निकालते हैं सर्विक्स एंड यूट्रस में कंपैरिजन करके, तो इसका साइज में हम देखते हैं, ठीक है। एडल्ट एंड रिप्रोडक्टिव एज में जो रेशियो आ जाता है यूट्रस का वो 3 हो जाता है, 3 गुना हो जाता है, लेकिन सर्विक्स का जो होता है वो 1 होता है, ठीक है। जब मीनोपॉज आती है, जहाँ पे मेंसेस बिल्कुल खत्म हो जाते हैं, तो वहाँ पे दोनों का रेशियो जो आ जाता है वो इक्वल आ जाता है, 1-1 आ जाता है। तो ये था हमारा रेशियो कॉर्पस यानी कि बॉडी ऑफ यूट्रस टू सर्विक्स, जो कि हम एज बेसिस पे निकालते हैं, जिसमें कि बिफोर प्यूबर्टी जो होता है यूट्रस का जो रेशियो होता है वो 1 होता है, सर्विक्स का 2 होता है। ड्यूरिंग प्यूबर्टी यूट्रस 2 होता है एंड सर्विक्स में 1 होता है रेशियो। एडल्ट एंड रिप्रोडक्टिव एज में यूट्रस ऑफ बॉडी का जो होता है 3 होता है एंड सर्विक्स का 1 होता है। मीनोपॉज एज में दोनों के दोनों इक्वल आ जाते हैं, मतलब कि 1-1, ठीक है। अब हम बात करेंगे ब्लड सप्लाई, यूट्रस की ब्लड सप्लाई के बारे में। तो यूट्रस में जो ब्लड सप्लाई होती है बाय द यूट्राइन आर्टरी, जो कि ब्रांच होती है हमारी इंटरनल इलियक आर्टरी की। यूट्रस की ब्लड सप्लाई जो होती है वो यूट्राइन आर्टरी से होती है, जो कि ब्रांच ऑफ इंटरनल इलियक आर्टरी, ठीक है। सर्विक्स की जो ब्लड सप्लाई होती है हमारी वो डिसेंडिंग सर्विक्स आर्टरी से होती है, ठीक। अब हम बात करेंगे नर्व सप्लाई के बारे में। तो यूट्रस को जो नर्व सप्लाई देती है वो होती है T10 to L1।
यूट्रस की नर्व सप्लाई जो होती है वो T10 से L1 से होती है। ये जो होती है ये नर्व सप्लाई देती है यूट्रस को। जब कभी भी अगर किसी भी पेशेंट को अगर वो चाहता है कि पेनलेस डिलीवरी, ठीक है, कि उसे पेन ना हो और बेबी डिलीवर हो जाए, तो उसमें क्या ब्लॉक कर देना चाहिए, जो उसकी T10 जो नर्व सप्लाई होती है, जो कि यूट्रस की सप्लाई हो रही होती है T10 से L1 की, तो अगर हम उसकी T10 जो नर्व सप्लाई है उसको अगर ब्लॉक कर देंगे तो पेशेंट को पेनलेस डिलीवरी होगी। ठीक है। अब सर्विक्स की जो नर्व सप्लाई होती है वो S2 एंड S4 से होती है। जब किसी भी पेशेंट की इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी की जा रही है, अगर उसको अगर उसे पेन ना हो तो उसमें हम लोग प्यूडेंटल नर्व जो होती है वो ब्लॉक करते हैं इस इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी। इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी में हम प्यूडेंटल नर्व को ब्लॉक करते हैं जिससे कि उसको पेन का एहसास ना हो। अब देखते हैं कि ये जो हमारा यूट्रस है ये किससे डेवलप्ड होता है। दीज ऑल आर डेवलप्ड फ्रॉम मुलेरियन डक्ट। यूट्रस जो यूट्रस के पार्ट हैं ये सभी किससे डेवलप्ड होते हैं, ये हमारी जो मुलेरियन डक्ट होती है ये उससे डेवलप्ड होते हैं। ठीक है, डेवलप्ड फ्रॉम मुलेरियन डक्ट। तो ये था हमारे यूट्रस के बारे में, उसकी ब्लड सप्लाई के बारे में, उसके पार्ट्स के बारे में, उसकी लाइनिंग्स के बारे में, एंड जो एनाटॉमी ऑफ यूट्रस है और जो मेन मेन फंक्शंस होते हैं उसके बारे में हमने बात करी है। तो आप इसको चाहे तो नोट कर सकते हैं, ये आपके लिए काफ़ी यूजफुल होगा, ये आपके एमसीक्यूज के लिए भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, तो इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। दोस्तों, तो अब हम बात करेंगे फैलोपियन ट्यूब के बारे में। तो फैलोपियन ट्यूब जो हमारी होती हैं 2 इन पेयर्स में होती हैं। ठीक है, इसके बाद ये ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है और फैलोपियन ट्यूब हमारी यूट्राइन बॉडी से जहाँ पे अटैच होती हैं उस पॉइंट को हम लोग कॉर्नुआ बोलते हैं। फैलोपियन ट्यूब यूट्राइन बॉडी से जिस पॉइंट से अटैच होती है, ठीक है, उसको हम लोग कॉर्नुआ बोलते हैं। ये एक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है। अब इसके हम पार्ट्स के बारे में बात करेंगे तो इसमें 4 टाइप्स के पार्ट मिलते हैं: एम्पुला, इंटरस्टिशियल, इस्थमस एंड इनफंडिबुलम। ठीक है, तो अब हम इसमें पार्ट डिस्कस करेंगे। ये होती है एम्पुला, जो कि थोड़ा उभरा हुआ पार्ट जाता है, ये होता है एम्पुला। ठीक है, फिमरी, इसको हम लोग बोलते हैं इनफंडिबुलम भी बोलते हैं। वैसे ये फिमरी या इनफंडिबुलम दोनों ही इसके नाम होते हैं। एम्पुला, इसके बाद ये हमारा जो एक पार्ट आता है ये इस्थमस, ये छोटा सा पार्ट हमारा चला जाता है यहाँ से, ये इंटरस्टिशियम। ठीक है, ये उभरा हुआ पार्ट हमारा हो गया एम्पुला, ये हमारा पार्ट चला गया इस्थमस, ये हमारा पार्ट हो गया इंटरस्टिशियम, एंड ये जो होती है हमारी फिमरी। ठीक है, या फिर इनफंडिबुलम। तो अब हम डायमीटर के अकॉर्डिंग देखेंगे कि कौन कौन से पार्ट का कितना कितना डायमीटर होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे तो एम्पुला 6 mm होता है, ये है एम्पुला जो कि 6 mm इन डायमीटर। ठीक है, इंटरस्टिशियम का देखेंगे 1 mm इन डायमीटर, 1 mm। ठीक है, इस्थमस 2.5 mm, 2.5 mm डायमीटर के अकॉर्डिंग देख रहे हैं। इनफंडिबुलम या फिमरी जो होती है हमारी वो होती है 6 mm इन डायमीटर। तो ये थे हमारे फैलोपियन ट्यूब के पार्ट्स। ये हमारी पूरी दोनों क्या होती है, फैलोपियन ट्यूब, ये होती है हमारी फैलोपियन ट्यूब। ठीक है, जिस पॉइंट से जुड़ी होती है यूट्राइन बॉडी से उसको कॉर्नुआ बोलते हैं। ये इसके 4 पॉइंट्स होते हैं। तो अब हम एक एक करके इसके पॉइंट्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि किस पॉइंट्स का क्या मीन होता है। ठीक है, सबसे पहले हम बात करेंगे एम्पुला के बारे में। पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब वेयर फर्टिलाइजेशन अकर। एम्पुला फैलोपियन ट्यूब का वो पार्ट होता है जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है। ठीक है, मोस्ट कॉमन साइट होती है एक्टोपिक प्रेगनेंसी की। ठीक है, अब एक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होती है इसके बारे में हम बाद में एक वीडियो डिस्कस करेंगे, जो कि बनाएंगे तो उसमें हम डिस्कस करेंगे कि प्रेगनेंसी कितने तरीके की होती है। तो तब हम एक्टोपिक प्रेगनेंसी के बारे में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो एम्पुला क्या होता है, फैलोपियन ट्यूब का वो पार्ट है जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है और मोस्ट कॉमन साइट है एक्टोपिक प्रेगनेंसी की।
जिसका डायमीटर जो होता है वो 6 mm इन डायमीटर होता है। सेकंड हम बात करेंगे इस्थमस के बारे में, जिसका डायमीटर जो होता है वो 2.5 mm होता है। ये वो प्लेस है जहाँ पे यू कैन डू द ट्यूबेक्टमी। जो ट्यूबेक्टमी होती है, जहाँ पे बोलते हैं फैलोपियन ट्यूब कट करके रिमूव कर दो, ठीक है, तो उसको बोलते हैं ट्यूबेक्टमी। तो इस्थमस जो होती है हमारा, वो पार्ट होता है जहाँ पे आप ट्यूबेक्टमी कर सकते हैं। तो जिसका डायमीटर क्या होता है 2.5 mm होता है। ये सेकेंड नैरोएस्ट पार्ट होता है फैलोपियन ट्यूब का। इस्थमस वो पार्ट है जहाँ पे आप ट्यूबेक्टमी कर सकते हैं, सेकेंड नैरोएस्ट पार्ट है और फैलोपियन ट्यूब का। इसका डायमीटर जो होता है वो 2.5 mm होता है, ठीक है। ये हमारे एमसीक्यू से भी ज़रूरी है, यूजी के एग्ज़ाम से भी ज़रूरी है। मैंने उतने ही पॉइंट्स लिए हैं जो कि बहुत ज़रूरी होते हैं और जिनको कि आप हमेशा अपने ब्रेन में कंसीडर कर सकते हैं। सेकेंड हम बात करेंगे इंटरस्टिशियम के बारे में। ये नैरोएस्ट पार्ट है फैलोपियन ट्यूब का, जिसका डायमीटर जो होता है वो 1 mm होता है। ये सबसे नैरोएस्ट पार्ट, मतलब सबसे छोटा पार्ट है ये फैलोपियन ट्यूब का, जिसका डायमीटर जो होता है वो 1 mm होता है, ठीक है। इंटरस्टिशियम ये एनाटॉमिकल इंस्पेक्टर के लिए काम करता है, ठीक है, एनाटॉमिकल इंस्पेक्टर, ठीक है। इंटरस्टिशियम नैरोएस्ट पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब एंड एनाटॉमिकल इंस्पेक्टर का काम जो होता है वो इंटरस्टिशियम पार्ट का होता है, जिसका डायमीटर जो होता है वो 1 mm होता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे फिमरी के बारे में। तो ये क्या करती हैं, फिमरी का क्या काम होता है, जब भी कोई जब ओवरी से अंडा रिलीज होता है तो उसको ये लेती हैं और फैलोपियन ट्यूब के थ्रू जा करके ये यूट्रस में ले जाने का काम जो करती है वो फिमरी का होता है। इनफंडिबुलम, जिसका जो डायमीटर होता है वो 6 mm होता है, ठीक है। अब हम बात करेंगे लाइनिंग एपिथेलियम। जो हमारी फैलोपियन ट्यूब है उसमें किस तरीके की एपिथेलियम मिलती है, सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम मिलती है, ठीक है। फैलोपियन ट्यूब में हमारी सीलिएटेड कॉलमनर एपिथेलियम टाइप की सेल्स मिलती हैं। एक फैलोपियन ट्यूब में स्पेशल टाइप की सेल्स प्रेजेंट होती हैं जिसको बोलते हैं पैक्स सेल। स्पेशल सेल्स प्रेजेंट होती हैं हमारे फैलोपियन ट्यूब में जिसको बोलते हैं पैक्स सेल, प्रेजेंट इन फैलोपियन ट्यूब विच इज सीलिएटेड। और क्या होती है, ये सीलिएटेड होती है, ठीक है। अब हम बात करेंगे फैलोपियन ट्यूब की ब्लड सप्लाई के बारे में। तो फैलोपियन ट्यूब को जो मीडियली 2/3 पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब, मीडियली 2/3 पार्ट, जब हम यहाँ से काउंट करेंगे मीडियली 2/3 पार्ट, ठीक है, 2/3 पार्ट जो होता है मीडियली फैलोपियन ट्यूब की, वो उसमें जो ब्लड सप्लाई होती है बाय द यूटेराइन आर्टरी। मीडियल 2/3 पार्ट ऑफ फैलोपियन ट्यूब की जो ब्लड सप्लाई होती है वो बाय द यूटेराइन आर्टरी से होती है। और लेटर 1/3, जब ये नीचे का पार्ट लेटर 1/3 जब बचता है, ठीक है, तो उसकी जो ब्लड सप्लाई होती है वो होती है ओवेरियन आर्टरी से। मीडियल 2/3 जो सप्लाई होती है ब्लड सप्लाई फैलोपियन ट्यूब की, मीडियल 2/3 जो होती है वो यूट्राइन आर्टरी से होती है और लेटर 1/3 जो होती है वो ओवेरियन आर्टरी से होती है। नर्व सप्लाई के बारे में बात करेंगे। फैलोपियन ट्यूब को जो नर्व सप्लाई देती है वो होती है T11, T12, L1। नर्व सप्लाई फैलोपियन ट्यूब को जो देती है वो T11, T12, L1। डेवलप्ड फ्रॉम मुलेरियन डक्ट, ठीक है। तो ये था हमारा फैलोपियन ट्यूब के बारे में, तो इसको आप लोग नोट कर सकते हैं। तो अब हम बात करेंगे ओवरीज के बारे में। इससे पहले हमने बात करी यूट्रस के बारे में, उसके पार्ट्स के बारे में, उसके बाद हमने बात करी फैलोपियन ट्यूब के बारे में। अब हम बात करेंगे ओवरीज के बारे में। तो फीमेल है 2 ओवरीज, फीमेल्स के पास में जो होती हैं 2 ओवरीज होती हैं, एक ही यूट्रस होता है, एक सर्विक्स, एक वेजाइना होती है, 2 फैलोपियन ट्यूब होती है एंड 2 ओवरीज होती है, ठीक है। फीमेल है 2 ओवरीज। ओवरीज कंटेन डेवलपिंग फॉलिकल्स विच रिलीज द ओवा। इसका फंक्शंस क्या होता है, ओवरी का फंक्शन ये होता है कि ओवरी जो होती है, दोनों ओवरीज कंटेन करती हैं डेवलपिंग फॉलिकल्स जो कि रिलीज करते हैं ओवा, मतलब एग को रिलीज करते हैं, रिलीज द ओवम, ठीक है। इसका अब हम मेजरमेंट देखेंगे 3x2x1 इन सेंटीमीटर में देखते हैं। तो इसकी जो लेंथ होती है ओवरीज की वो होती है 3, ठीक है। विड्थ जो होती है इसकी 2 एंड हाइट जो होती है 1 इन सेंटीमीटर, ठीक है। अब ये किस तरीके से फॉर्म होती हैं, ओवरीज फॉर्म्ड इंट्रा एब्डोमिनल
इंट्रा एब्डोमिनल मतलब एब्डोमेन के अंदर, ठीक है, ये ओवरीज जो होती हैं फॉर्म होती हैं। इसके कुछ दिन बाद लेटर ये डिसेंड होती हैं डाउन, ये नीचे की तरफ डिसेंड होती हैं इन ओवेरियन फोशा, और ये वहाँ पे प्रेजेंट रहती है, ठीक है। ओवरीज जो होती हैं वो हमारी फॉर्म्ड होती है इंट्रा एब्डोमिनल एट T10 सेगमेंट पे। इसके कुछ दिन बाद लेटर ये डिसेंड होती है इन ओवेरियन फोसा, और ये वहाँ पे प्रेजेंट रहती है। किसकी हेल्प से ये डिसेंड होती है? ग्यूवर्नाकुलम, ठीक है। ग्यूवर्नाकुलम की हेल्प से ये इंट्रा एब्डोमिनल में ये फॉर्म्ड होती है T10 सेगमेंट पे, और उसके बाद ग्यूवर्नाकुलम की हेल्प से ये ओवेरियन फोसा में डिसेंड होती हैं, ठीक है। इस तरीके से ओवरीज जो होती हैं वो हमारी फॉर्म होती है, ठीक है। अब इसका हम देखेंगे कवर्ड, मतलब इनकी कवरिंग देखते हैं। तो ये हमारी क्या होती है? ये ओवरीज, ठीक है, ये 2 ओवरीज है। इसकी जो हम लोग कवरिंग देखेंगे तो इसकी क्या होती है? ये सरफेस, ठीक है, ये सरफेस, इसकी जो सरफेस कवरिंग जो होती है वो कोवेडल टाइप ऑफ एपिथेलियम होती है। दिस सेल नोन एज जर्मिनल एपिथेलियम। इसकी जो सरफेस होती है हमारी ओवरीज की, उसमें कोवेडल टाइप एपिथेलियम सेल्स होती है। इन सेल्स को हम जानते हैं जर्मिनल एपिथेलियम नाम से, ठीक है। इस तरीके को होती है इसमें जर्मिनल एपिथेलियम टाइप, ठीक है। अब हम ओवरीज का रिलेशन देखेंगे विद लिगामेंट, ठीक है। ओवरीज इन रिलेशन विद लिगामेंट, ठीक है। अब ओवरीज में क्या होता है? 2 एंड होते हैं, यूट्राइन एंड एंड ट्यूबल एंड, ठीक है। यूट्राइन एंड ओवरीज जो होती है हमारी यूट्राइन बॉडी से जहाँ पे मिल रही है, जहाँ पे ये अटैच होती है उसको बोलते हैं कॉर्नुआ एंड। तो यूट्राइन एंड, और जहाँ पे ये फैलोपियन ट्यूब से मिलती है वो होता है हमारा ट्यूबल एंड। इस पे 2 एंड होते हैं, ठीक है। इसके बाद इस पे 2 सरफेसेस होती हैं। ओवरीज पे 2 सरफेस होती हैं, मीडियल एंड लेटरल एंड मीडियल, ठीक है। 2 सरफेस होती है, मीडियल एंड लेटरल, मीडियल एंड लेटरल की तरफ, ठीक है। तो 2 सरफेस हो गई, 2 एंड होते हैं। तो उसी बेसिस पे अब हम देखेंगे इनका रिलेशन विद लिगामेंट। तो सबसे पहला हम रिलेशन देखते हैं। ओवरीज जो होती है अटैच होती है टू लेटरल पेल्विक बॉल। जो पेल्विक बॉल होती है उसके लेटरल साइड पे जो ओवरी हमारी जुड़ी रहती है विद द हेल्प ऑफ इनफंडिबुलोपेल्विक लिगामेंट। एक इनफंडिबुलोपेल्विक लिगामेंट होता है। तो वहाँ पे जो ओवरीज जो होती है हमारी लेटरली पेल्विक बॉल से जो जुड़ी रहती हैं वो होती हैं इनफंडिबुलोपेल्विक लिगामेंट की हेल्प से। सेकेंड हम बात करेंगे, ओवरीज आर अटैच टू यूट्रस मीडियली। ओवरीज जो होती है हमारी मीडियली यूट्रस के साइड पे जुड़ी रहती है वो ओवेरियन लिगामेंट के थ्रू, ठीक है, बाय द हेल्प ऑफ ओवेरियन लिगामेंट, ठीक। ओवरीज हमारी मीडियली जो यूट्रस से अटैच रहती हैं बाय अ ओवेरियन लिगामेंट। थर्ड हम बात करेंगे, ओवरीज आर अटैच्ड टू पोस्टीरियर बॉल। जो ओवरीज जो होती हैं हमारी पोस्टीरियर बॉल से जुड़ी रहती हैं ऑफ ब्रॉड लिगामेंट। किसकी हेल्प से? विद द हेल्प ऑफ मीजोबेरियम। ओवरीज आर अटैच्ड टू पोस्टीरियर बॉल ऑफ ब्रॉड लिगामेंट विद द हेल्प ऑफ मीजोबेरियम। तो ये था हमारा ओवरीज का रिलेशन विद लिगामेंट। अब हम बात करेंगे इसकी ब्लड सप्लाई के बारे में। तो ओवरीज में जो हमारी ब्लड सप्लाई होती है वो ओवेरियन आर्टरी के थ्रू, जो कि ब्रांच होती है एब्डोमिनल एओर्टा, ठीक है, जो कि L2 लेवल पे होता है, ठीक है। जब हम लोग वर्टिब्री देखते हैं सर्वाइकल थोरेसिक लंबर, ठीक है, तो वहाँ पे L2 लेवल पे इसकी ब्रांच जो होती है एब्डोमिनल एओर्टा की प्रेजेंट होती है। तो इसको जो सप्लाई देती है वो ओवेरियन आर्टरी, ठीक है। नर्व सप्लाई देखेंगे तो फिर ओवेरियन प्लेक्सस, ठीक है। तो ये था बेसिकली हमारा ओवरीज के बारे में। इसके बाद 2 सरफेस होती है, लेटरल एंड मीडियल, ये 2 ओवरीज होती है। तो ये था हमारा ओवरीज के बारे में। इसका कितने तरीके की होती है ये, ठीक है, इनका मेजरमेंट किस तरीके से फॉर्म होती है और इनका लिगामेंट के साथ रिलेशनशिप। तो ये था हमारा एनाटॉमी ऑफ फीमेल पेल्विक ऑर्गन्स में इंटरनल जेनाइटल ऑर्गन्स के बारे में, जो कि मैंने बहुत ही शॉर्ट तरीके से और पूरा कवर करने की कोशिश करी है। तो आई होप आप लोगों को ये पसंद आएगा, और इसको आप लोग नोट करना चाहें तो नोट कर सकते हैं। आपके यूजी पीजी किसी भी तरीके से एग्जाम में हेल्पफुल रहता है।
तो अगर आप लोगों को मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू।